Hello. So our today's topic is Nernst equation. In last lecture and previous lecture we have studied the electrode potential, जिसमें हमने दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात की थी, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात की थी, एक रिडक्शन पोटेंशियल की बात की थी। और न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, IUPAC के रूल्स के अकॉर्डिंग हम जो टर्म यूज़ करते हैं नाउ अ डेज, दैट इज़ ओनली एंड ओनली रिडक्शन पोटेंशियल। तो वहाँ पे हमने EMF निकाला, E सेल निकाला, E नॉट सेल निकाला। सो दिस थिंग आई थिंक अभी तक आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि ये वाली जो हमारे पास EMF आ रहा है सेल का, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ रहा है सेल का, वो क्या है, हमने किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे ले लिया है, हमने किसी भी टेम्परेचर पे ले लिया है, हमने किसी भी प्रेशर के ऊपर उसको मेजर कर लिया है। और जो E नॉट होता है दैट इज ऑन द स्टैंडर्ड कंडीशंस, कि हमने कंडीशंस को सेट कर दिया, टेम्परेचर को सेट कर दिया दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, हमने प्रेशर को सेट कर दिया दैट इज ओनली 1 एटमॉस्फेयर और 1 बार। और हम बात करते हैं द थर्ड थिंग दैट इज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, उसको भी हम जो सॉल्यूशन, जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग अ सेल, the concentration of that solution or that electrolyte should be 1 मोलर। वो सारी की सारी कंडीशंस कलेक्टिवली क्या आप मान के चलते हैं कि कौन सी कंडीशंस हैं, वो स्टैंडर्ड कंडीशन आपके पास होती हैं। तो हमारे पास जो नर्स्ट इक्वेशन है, नर्स्ट इक्वेशन में आपको एक रिलेशनशिप मिलेगा। आप EMF फाइंड आउट करेंगे अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का at any temperature, at any pressure or at any concentration। तो here is the relationship। ये आया कहाँ से, इसका डेरिवेशन हम अभी थोड़ी देर बाद करेंगे, but the relationship is what? It is a relationship between EMF, that is electrode potential of the cell at any temperature, any pressure or any concentration, and this is equal to E naught cell. This E naught of cell is at standard conditions minus 2.303 RT upon NF log of this reaction quotient। ये आपके पास जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में P और R दे रखा है, आप थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ के आए हैं रिएक्शन क्वोशिएंट क्या होता है। इट इज द रेशियो ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर एक है तो एक को लेंगे, अगर नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं तो आप क्या कहते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, राइट। तो दिस इज रिएक्शन कोशेंट। फॉर एग्जाम्पल कि भाई मेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट R को मैं मान के चलती हूं, रिएक्शन प्रोसीड होती है एंड दैट R इज कन्वर्टेड इनटू P। ये रिएक्टेंट था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, P में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं इस जनरल केमिकल रिएक्शन के लिए रिएक्शन कोशेंट लिखना चाहूं, इफ आई वांट टू राइट द रिएक्शन कोशेंट फॉर दिस, तो वो क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं अपना मोलर कॉन्सेंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट्स में। वो आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये तो बहुत ही सिंपल हमारे पास एक रिएक्शन है जिसके लिए हमने रिएक्शन कोशेंट लिख दिया है। इफ मेरे पास थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अगर आ जाए, फॉर एग्जाम्पल कि भाई मेरे पास ऐसा रिएक्शन हो R प्लस S Q प्लस W, तो R और S क्या है, रिएक्टेंट है, Q और W आपके पास क्या है, प्रोडक्ट है। आप इसके रिएक्शन कोशेंट लिखना चाहें तो इट कम्स आउट टू बी, अब देखो यहाँ पे दो प्रोडक्ट हैं तो हम कहते हैं कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन एक आपने प्रोडक्ट का लिख लिया है इनटू प्रोडक्ट है,
प्रोडक्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट है आपके पास W अपॉन व्हाट इज दिस, नीचे रिएक्टेंट की आपके पास कॉन्सेंट्रेशन आ जाती है, जितनी टर्म्स होंगी उनको आप क्या कर लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से क्या आ गया है, रिएक्शन कोशेंट आ गया है। दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। सपोज यहां पे अगर आप देखें तो हमारे पास R का भी एक मोल था, S का भी एक मोल था, जो आपके पास बना है Q और W उसका भी क्या है आपके पास 1 मोल है। सपोज कि भाई हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो हो वो ज्यादा हो जाए, एक से ज्यादा हो जाए, तो रिएक्शन कोशेंट को क्या लिखते हैं, वो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं, वो जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स है उसको आप क्या कर देते हैं, उसकी पावर में उन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। इसका भी हम एक एग्जांपल कर लेते हैं कि भाई आपको चीज क्लियर होनी चाहिए। सपोज इट इज 2A प्लस B is equal to 3C plus 4D. Now how to write the reaction quotient for such kind of reactions? Not equal, equal ना लगा के आप यहाँ पे एरो लगाइए, this is a chemical reaction and if you want to write the reaction quotient तो क्या आ जाएगा reaction quotient, देखिए ये C पहले तो हम सिंपल लिख दे रहे थे, बट इसके साथ क्या लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, तो वो कहाँ चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। उसी तरह से D आ जाएगा, इसके साथ क्या लगा हुआ है, 4 लगा हुआ, 4 पावर में चला गया है, राइट। एंड नीचे क्या हो जाएगा, A टू पावर 2 और B के साथ सिर्फ और सिर्फ 1 मोल आपका है, तो जनरली हम इसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, अदरवाइज पावर में क्या है आपके पास 1 है, पावर में क्या है 1 है। तो इस तरह से जो है वो आप रिएक्शन कोशेंट निकालते हैं। ये सिंपल रिएक्शंस आपके पास हैं। अगर आपके पास एक आयनिक इक्वेशन दे दी जाए, एक रेडॉक्स रिएक्शन दे दी जाए, तो उसके लिए भी आप इसी तरीके से क्या करेंगे, रिएक्शन कोशेंट फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए भी हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, वेरी कॉमन एग्जांपल, कि जिंक और कॉपर का मान लीजिए सेल है आपके पास। अभी सारा का सारा जो डिस्कशन हो रहा है, जो सारा का सारा डिस्कशन चल रहा है, दैट इज ओनली एंड ओनली ऑन रिएक्शन कोशेंट। तो हम एक रिडॉक्स रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं विच इज बिटवीन जिंक एंड कॉपर, जो जिंक और कॉपर के बीच में है, जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम यही पढ़ रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपके पास इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, आपके पास इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। और अगर रिडॉक्स रिएक्शन हमारे टॉपिक में है तो हमें लगता है कि भाई जो रिएक्शन कोशेंट है हम उसके लिए फाइंड आउट करके देखें, जैसा हमने सीखा कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से रिएक्शन होती है, इट इज कन्वर्टेड इनटू, अगर अलग अलग रिएक्शंस को लिखें अलग बाद में लिखते हैं, पहले ऐसा लिख लेते हैं, कंप्लीट सेल रिएक्शन हुआ कैसे वो बताती हूँ मैं आपको, वैसे आना चाहिए, बहुत बार कर चुके हैं। ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन जो होगी वो क्या होगी, दैट जिंक इज कन्वर्टेड इनटू जिंक 2 पॉजिटिव, दिस इज ऑक्सीडेशन बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। और रिडक्शन हाफ पे अगर आप रिएक्शन को देखना चाहें तो क्या है, इट इज कॉपर 2 positive gain 2 electron converted into copper solid. I have not mentioned the states over here, but these are solid in state. Now in this case how to write the reaction quotient, हमें reaction quotient कैसे लिखना है, इसके लिए अलग से reaction quotient आएगा, इसके लिए अलग से reaction quotient आएगा, right? बट जब हमारे पास कंप्लीट सेल रिएक्शन दे दिया तो उसके लिए हम कैसे अपना रिएक्शन कोशेंट लिखें, तो इस पहले इस रिएक्शन पे फोकस करते हैं कि हाउ टू राइट द रिएक्शन कोशेंट फॉर अ कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। देखिए प्रोडक्ट वाली साइड में क्या है आपके पास, प्रोडक्ट वाली साइड में आपके पास क्या है, जिंक 2 पॉजिटिव, मोल इसका 1 है, नो नीड टू राइट। कॉपर इन सॉलिड स्टेट डिवाइडेड बाय
प्रोडक्ट साइड में आपने लिख लिया है, अब रिएक्टेंट साइड में देखिए, डिवाइडेड बाय जिंक इन सॉलिड स्टेट एंड कॉपर टू पॉजिटिव। इस तरह से आपके पास रिएक्शन कोशेंट एक रेडॉक्स रिएक्शन के लिए आ जाएगा। नाउ नोट वन थिंग, इस तरह से लिखेंगे आप, स्टार लगा लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा और उसमें ये लिखिएगा कि अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस प्योर सॉलिड स्टेट में हो या फिर प्योर लिक्विड स्टेट में हो, इफ द सब्सटेंस इज इन प्योर सॉलिड स्टेट or in pure liquid state, then their concentrations are assumed as one only. हम उनकी जो concentrations हैं उनको क्या मान के चलते हैं, यूनिट मान के चलते हैं। This is for pure solid or pure liquid. This is for pure solid or pure liquid. तो यहाँ पे अगर आप देखें, this zinc इन सॉलिड स्टेट, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो 1 हो जाएगा। सेम ऊपर वाले इसमें देखिए, दैट इज कॉपर इन सॉलिड स्टेट, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगा, इसको क्या मान के चलेंगे आप, 1 मान के चलेंगे। तो हमारे पास रिएक्शन कोशेंट क्या आ गया, इट इज Zn2 पॉजिटिव, जो आपके पास प्रोडक्ट वाली साइड में आयन थे, डिवाइडेड बाय जो रिएक्टेंट वाली साइड में आपके पास क्या थे, आयंस थे। तो रिएक्शन कोशेंट आप एक कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन के लिए ऐसे निकालते हैं। अब बात कर लेते हैं जरा इसकी ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ की, कि अगर हमें सिंगल एक इलेक्ट्रोड दिया हो तो हमने उस पर नर्स्ट इक्वेशन कैसे लगानी है, हाउ टू राइट द नर्स्ट इक्वेशन फॉर दैट। उसके लिए हम नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखें, उसके लिए हमें जानना जरूरी है रिएक्शन कोशेंट। और रिएक्शन कोशेंट आगे चलते हैं, आगे लिखते हैं इसको। ऑक्सीडेशन हाफ में आपके पास रिएक्शन थी बच्चे ये, दैट इज Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। इफ आई वांट टू राइट द रिएक्शन कोशेंट फॉर दिस, द रिएक्शन कोशेंट इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स तो इन्वॉल्व नहीं करेंगे आप, सिर्फ और सिर्फ जो मेटल है या मेटल आयंस है उनको इन्वॉल्व करेंगे फॉर राइटिंग द रिएक्शन कोशेंट। तो दिस Q कम्स आउट टू बी व्हाट, इसका कॉन्सेंट्रेशन, सिर्फ एक ही हमारे पास आयन है रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी, तो दिस इज Zn2 पॉजिटिव अपॉन Zn इन सॉलिड स्टेट। और अभी अभी हमने बोला कि हमारे पास अगर कोई सब्सटेंस, कोई मेटल जो है वो सॉलिड या लिक्विड आपके पास स्टेट में है तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 1। तो रिएक्शन कोशेंट इसके लिए क्या आ गया, दैट इज Zn2 positive. Similarly, if I want to find out the reaction quotient for copper electrode, then रिडक्शन हाफ वाली साइड में देखिए रिएक्शन क्या हो रहा था, दैट इज कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टेड इनटू कॉपर इन सॉलिड स्टेट। If you want to write the reaction quotient for this, it comes out to be copper in solid state like this divided by कॉपर 2 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन, ये भाई 1 हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। इस चीज को माइंड में रखिएगा कि प्योर सॉलिड है या प्योर लिक्विड है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, और कॉन्सेंट्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, तरीका है उसको रिप्रेजेंट करने का, कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका, राइट। तो दिस इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन, जितना कॉन्सेंट्रेशन इसका दे रखा होगा उतना यहाँ पे पुट कर देंगे, और हमारे पास इससे रिलेटेड जो आपके पास नर्स्ट इक्वेशन है उससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो पूछे जाते हैं, बहुत सारे आपको क्या पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, देखेंगे। चलिए आगे चलें। द नेक्स्ट थिंग इज द डेरिवेशन ऑफ दिस नर्स्ट इक्वेशन, कि भाई आई कहां से है नर्स्ट इक्वेशन, वो देख लेते हैं। The derivation of Nernst equation.
रिलेशनशिप क्लास +1 में पढ़ा होगा बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी. डेल्टा जी इज गिब्स फ्री एनर्जी और डेल्टा जी नॉट क्या है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है आपके पास. तो ये आपके पास रिलेशन एक थर्मोडायनेमिक्स का रिलेशनशिप है, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 लॉग आर टी लॉग टू द बेस 10 होता है. जनरली लिखते नहीं है, ऐसा मान के चलते हैं अगर बेस डिफरेंट हो तो वहां पे मेंशन होता है कि भाई जो बेस है आपके पास दैट इज डिफरेंट. अदरवाइज स्टैंडर्ड मान के चलते हैं कि लॉग का जो बेस है दैट इज 10. नाउ हाउ टू फाइंड आउट दैट रिलेशनशिप जो हमने फर्स्ट पेज पे लिखा था, दैट इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT upon NF log of this reaction quotient. And for reaction, the reaction quotient is what? It is the molar concentration of product to the molar concentration of the reactant. Now see this thing. हमने पिछले वाले लेक्चर में एक रिलेशनशिप पढ़ा था that delta G is equal to minus NF E cell. ऐसा एक रिलेशनशिप हमने पढ़ा था. और इफ इट इज इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट्स देन इट इज एफ ई नॉट ऑफ सेल. इसको 1 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं, इसको मैं A बोल दूं, तो मैं क्या बोलूंगी कि भाई पुट द वैल्यूज ऑफ 1 and 2 इन A. पुट द वैल्यूज ऑफ 1 and 2 इन A. हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा जी की जगह क्या आ जाएगा, माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल इज इक्वल टू प्लस 2.303 RT log to the base 10 reaction quotient. Right? Now next चीज आप क्या करेंगे कि भाई डिवाइड दिस होल इक्वेशन विद माइनस, क्योंकि हमें उस इक्वेशन में क्या चाहिए, ई सेल चाहिए, यहाँ ई नॉट सेल चाहिए, दोनों में एक्स्ट्रा क्या लगा हुआ, दैट इज माइनस एन एफ. तो मैं सारी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किससे डिवाइड कर देती हूँ, दैट इज विद माइनस एन एफ. अगला स्टेप में लिखती हूं दैट डिवाइड दिस इक्वेशन विद माइनस एन एफ. मैंने कंप्लीट इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दिया, माइनस एन एफ से डिवाइड कर दिया. मैं इसी में साथ में लिख देती हूँ, यहीं पे लिख देती हूँ, ऐसा हो गया माइनस एन एफ, ऐसा हो गया और यहां पे आ गया भाई माइनस एन एफ. द इक्वेशन बिकम्स ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल. यहां प्लस था, नीचे माइनस है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. 2.303 RT अपॉन NF लॉग ऑफ रिएक्शन कोशेंट को लिख लीजिए, ऐसा लिख लीजिए. अगर क्यू भी लिखे रहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपके पास, आप ऐसा लिख लेंगे तब भी बढ़िया है. राइट? नाउ इफ हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशंस दे रखी हो कि भाई आपके पास टेम्परेचर जो है, जो टेम्परेचर है रिएक्शन का दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड. जो स्टैंडर्ड हमने कल किया था कि आपके पास स्टैंडर्ड जो होता है दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड आप मान के चलते हैं. केल्विन में कन्वर्जन अगर आप देखें तो इट इज 298 केल्विन. आपको नर्स्ट इक्वेशन से जितने भी इक्वेशंस पूछे जाएंगे नॉर्मल वहां पे टेम्परेचर मेंशन नहीं होता है, और अगर हो तो 298 होगा, और अगर वो चेंज करना चाहे तो कर सकता है. तो हमारे पास देखिए ये वाली टर्म्स, एफ की वैल्यू आपको पता है, एफ स्टैंड्स फॉर फैराडे. वी नो 1 फैराडे की जो वैल्यू होती है इट इज 96500 कूलम. कांस्टेंट है, पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि चेंज नहीं होगी, ये वही की वही रहेगी. आर की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट होती है 8.314. डिफरेंट वैल्यूज होती है, डिपेंड करता है यूनिट्स के ऊपर. आर की वैल्यूज जो है
वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, डिपेंड करता है किसके ऊपर, यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आर का जो आपके पास यूनिट होगा वो क्या होगा. So the next thing is, one second, units of R is joule per mole per Kelvin. The units of R is joule per mole per Kelvin. Now the next thing is, आपके पास R की वैल्यू कांस्टेंट है, F की वैल्यू कांस्टेंट है, T की वैल्यू अगर आपके पास T इज 298 केल्विन, तो जब आप सारी इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू को भी पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू को भी पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू को भी पुट कर देंगे, कैलकुलेट जब करेंगे, कैलकुलेशन के बाद जो आपके पास आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, तो जो कैलकुलेशन के बाद आपके पास नर्स्ट इक्वेशन फाइनल आएगी वो क्या होगी? इट इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस जो भी कैलकुलेट करके आया, इट इज 0.059, सब कैलकुलेट कर लिया, आर को 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको 298 से मल्टीप्लाई कर दिया, उनको डिवाइड कर दिया 96500 से, बट जो नीचे आपके पास एक क्वांटिटी थी n, वो वैसा का वैसा ही रहा. और n क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस ड्यूरिंग द रेडॉक्स रिएक्शन. कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गेन हो रहे हैं और कितने लूज हो रहे हैं, वो n से डिनोट आप करते हैं. एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट इज लॉग ऑफ P upon R. So this is, आपको जो प्रूव करना था वो आपने डिराइव कर दिया. आप कहाँ से चले? आप चले डेल्टा G से, इस रिलेशन से आप चले, डेरिवेशन ऐसे होगा इसका, एंड आफ्टर दैट यू नो दिस रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा G एंड EMF ऑफ द सेल. उसके बाद आपने पुट कर दिया, सारी इक्वेशन को आपने डिवाइड कर दिया विद माइनस NF, एंड व्हाट यू विल गेट, ये मिला आपको जो नर्स्ट इक्वेशन है. और अगर 298 केल्विन पे आपका सेल कंस्ट्रक्ट हुआ है या आपका जो भी टेम्परेचर है वो इतना मेंटेन है, तो आपके पास इस तरह से भी आप शो कर सकते हैं कि हमारे पास जो नर्स्ट इक्वेशन है वो ये, राइट. इससे रिलेटेड हम 2-3 न्यूमेरिकल्स करेंगे तो थोड़ा सा हमें ज़्यादा क्लियर होगा. So the first one is, the zinc rod is dubbed in 0.1 molar solution of zinc sulfate. The salt is 5% dissociated at this solution, at this dilution, and the temperature is also given to you, that is 298 Kelvin. Temperature भी आपको दे रखा है 298 Kelvin, and the question is what? Calculate the electrode potential. Find out क्या करना है आपको? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो ओनली सिंगल इलेक्ट्रोड इज गिवन टू यू. एक सिंगल इलेक्ट्रोड जो है वो आपको दे रखा है, राइट. और क्या कहता है कि भाई उसमें जिंक सल्फेट का 0.1 मोलर सॉल्यूशन है और उसी में आपने क्या डिप किया हुआ है? जिंक का रॉड डिप किया हुआ है. तो इस क्वेश्चन को जो करते हैं वो यहां से चलते हैं. नॉर्मली हम ऐसे मान के चलते हैं, ऐसा इज कन्वर्टेड इनटू दिस. जब आप अपनी बुक में नर्स्ट इक्वेशन देखेंगे तो वो मेटल आयन को लेके चलता है और मेटल आयन में उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता है जितने उसके ऊपर चार्ज दिखाया गया है, और स्टैंडर्ड मान के चला है वो, दैट इज m, n पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन गिव्स यू m. ऐसा ही स्टार्ट करता है आपके नर्स्ट इक्वेशन को. तो हमने भी वैसे ही उठा लिया है कि हमारे पास जिंक सॉल्ट है,
हमारे पास क्या है, जिंक सॉल्ट है जिसका डिसोसिएशन हो रहा है या जिसका ऑक्सीडेशन आपके पास हो रहा है। तो यहां से अगर मैं नर्स्ट इक्वेशन लगाऊं, फॉर दिस नर्स्ट इक्वेशन इज E cell is equal to E naught cell minus 0.059 divided by N. N is what? The number of electrons to log of molar concentration of product. जिंक का कितना कॉन्सेंट्रेशन है डिवाइडेड बाय सॉलिड स्टेट है ना ये, एंड प्रोडक्ट वाली साइड में जिंक आपके पास सॉलिड स्टेट में है और दूसरी तरफ क्या है आपके पास, जिंक आयन। नाउ हाउ टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस, इसकी तो हो जाएगी भाई 1 बिकॉज इट इज इन प्योर सॉलिड स्टेट, इट इज इन प्योर सॉलिड स्टेट। तो इसका जो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा इट कम्स आउट टू बी 1। बात करते हैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन की। हमें एक तो दे रखा है कि 0.1 मोलर है और बोला कि उसका 95% जो है वो क्या हो गया है, डिसोसिएट हो गया। एक तो 0.1 मोलर दे भी रखा है और दूसरा क्या कहा है कि भाई उसका 95% जो है वो डिसोसिएट हो गया। तो फाइनल जो कॉन्सेंट्रेशन आपके पास जिंक 2 पॉजिटिव की आएगी वो क्या आएगी, उस 0.1 मोलर का 95% आप फाइंड आउट करेंगे एंड इट कम्स आउट टू बी, कैसे फाइंड आउट करेंगे, 0.1 इंटू 95 by 100 and it comes out to be 0.095 means the final concentration of these zinc 2 positive ions is 0.095. Now see that E cell only one single electrode is given to you, ऐसा होगा। हम हमेशा क्या लिखते हैं, रिडक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। रिडक्शन कैसे देखी जाती है, इन दोनों को देखा जाता है कि क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव का चार्ज कम हो रहा है तो रिडक्शन हो रही है, इट मीन्स इट इज रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ ओनली जिंक इज गिवन टू यू, इसका हम रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे। ऐसा लिखा हुआ अगर आप क्वेश्चन पे देखें तो आपको दिस थिंग इज गिवन टू यू। और मुझे लगता है कि अब तक तो आपको जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल याद हो जाना चाहिए, इट इज -0.76 वोल्ट। कॉपर और जिंक का तो एटलीस्ट याद होना चाहिए बिकॉज बार बार आपसे पूछता है। कॉपर का आपका रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है दैट इज +0.34 वोल्ट एंड फॉर जिंक इट इज -0.76 वोल्ट, -0.059 divided by 2 log of 1/0.095 एंड आफ्टर कैलकुलेशन लॉग वॉग लगा के आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे, आपको बोला क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर स्टैंडर्ड बोले तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए बोले तो ये जिसके ऊपर नॉट लगा है, और सेल पोटेंशियल बोले या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोले तो सिंपल जिसके ऊपर नॉट नहीं लगा है उसको फाइंड आउट आप करेंगे। तो इट कम्स आउट टू बी, जब भी आप इसको कैलकुलेट करेंगे आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे इसका वैल्यू दे रखा है आपको -0.76 माइनस उस पूरे को कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आ जाता है -0.03 and it comes out to be -0.76 sorry 76 नहीं 79 वोल्ट। it comes out to be -0.79 वोल्ट। अब अगर आप इस चीज को ध्यान से देखें तो आपके पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ रहा है वो क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। और हमने प्रीवियस लेक्चर में इस बारे में बात की थी कि भाई हमारे पास जो ई सेल है वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए, अदरवाइज आपका सेल फिजिबल नहीं है या आपने उसको गलत
तरीके से यूज़ किया है, उसका ऑक्सीडेशन ना हो के उसका रिडक्शन होगा, या उसका रिडक्शन ना हो के उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उस रिएक्शन को उल्टा करके लिख सकते हैं, दैट जिंक इज कन्वर्टेड इनटू जिंक 2 पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट द सेम वैल्यू, आपके पास सेम वैल्यू आएगी बट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, राइट। नाउ सी few more examples. The question is what? Calculate the standard electrode potential of nickel. किसका आपने फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकेल का फाइंड आउट करना है। इफ द सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल, एक सेल दे दिया है, रिप्रेजेंटेशन आपको दे रखी है, अब आपने देखना है कि मुझे यहां से क्या चीजें रिक्वायर्ड है या मुझे क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। नाउ सी, कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, यहां पे कॉपर 2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, बाकी आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल आपको दे रखा है, इट इज 0.59 वोल्ट, और वन मोर थिंग इज गिवन टू यू दिस थिंग। चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम इनकी हाफ सेल रिएक्शंस लिखेंगे। निकेल और कॉपर के बीच में आपको सेल दे रखा है, निकेल जो है इस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड आपकी ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन आपकी होती है एनोड के ऊपर, तो उस तरफ आपका अगर सेल रिप्रेजेंटेशन देखें, ये देखिए सेल रिप्रेजेंटेशन अगर आप देख रहे हैं तो इधर निकेल है, इसका ऑक्सीडेशन ऐसे भी पता चल गया आपको, निकेल इज कन्वर्टेड इनटू निकेल 2 पॉजिटिव बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, and over here this copper is converted into copper, sorry this copper 2 positive is converted into copper which is reduction। तो यहां से क्लियर है कि ये ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन है। इफ वी वांट टू राइट द हाफ सेल रिएक्शंस और कंप्लीट सेल रिएक्शन, तो हम लिख सकते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन को देख के, हम सेल रिप्रेजेंटेशन को देख के क्या कर सकते हैं, अपना रिएक्शन लिख सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन क्या होगी, निकेल इज कन्वर्टेड इनटू निकेल 2 पॉजिटिव बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड रिडक्शन हाफ जो है उस पे क्या हो रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव गेन 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू कॉपर। सॉलिड लिख लो, मेंशन करना है कर लीजिए। कंप्लीट सेल रिएक्शन देखेंगे, निकेल प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू निकेल 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर सॉलिड। नाउ लगा दीजिए अब क्या, अपना नर्स्ट इक्वेशन, इसमें क्या लगा देंगे हम, नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन आगे वाले पेज पे करते हैं, ये रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट है। रिएक्शन कोशेंट लिखने के लिए आपको ये चीजें लिखनी पड़ेंगी। From Nernst equation we have E cell is equal to E naught cell minus 0.059 upon, if you see the number of electrons which are taking place in oxidation and reduction, that is 2. So this 0.059 divided by 2 log of रिएक्टेंट वाली साइड, सॉरी प्रोडक्ट वाली साइड, जो भी आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन, बाकी जो सॉलिड फॉर्म में है वो तो क्या हो जाएंगे आपके पास, 1 हो जाएंगे। देखिए रिएक्शन कोशेंट मैं यहाँ यहीं पे लिख देती हूँ, दैट इज निकेल 2 पॉजिटिव होगा ऐसा, फिर कॉपर होगा सॉलिड स्टेट में डिवाइडेड बाय ये वाला निकेल इन सॉलिड स्टेट का कॉन्सेंट्रेशन एंड कॉपर 2 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन, ये और ये 1 हो गया। तो रिएक्शन कोशेंट क्या आ गया है आपके पास, निकेल 2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय कॉपर 2 पॉजिटिव लॉग ऑफ दिस अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव। कॉन्सेंट्रेशन जहां पे आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है वहां पे इन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन विद इन पैरेंथेसिस विद इन ब्रैकेट्स जो है वो आपको मेंशन है। एक बार फिर से देख लीजिए,
निकेल का देखिए आपके पास जो कॉन्सेंट्रेशन है इट इज 0.01 मोलर, और कॉपर आयन जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर. वी कैन पुट द वैल्यूज. ई सेल भी दे रखा है आपके पास, इट इज 0.59 वोल्ट. ई सेल, if the cell potential of the cell is 0.59 volt, put the value. E cell 0.59. E नॉट सेल कैसे निकालते हैं भाई आप? E कैथोड, कैथोड पे क्या है आपके पास? कॉपर है. Cu2 पॉजिटिव, Cu माइनस, E नॉट nickel 2 positive and nickel, because you have to mention both the production potentials. 0.059 upon 2 log of निकेल की कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर है डिवाइडेड बाय 0.1 मोलर. निकालना क्या है हमें? ये चीज निकालना क्या है हमें? ये चीज निकालनी है. इट इज 0.59 इक्वल टू, ये दे रखा है आपको शायद, दैट इज प्लस 0.34 वोल्ट. इट इज ऑलरेडी गिवन टू यू. 0.34 माइनस, ये तो हमें निकालना है, ई नॉट ऑफ निकेल 2 पॉजिटिव अपॉन निकेल लॉग ऑफ, it is minus, it is minus 0.059 by 2 log of 0.01 upon 0.1. इसको हम इधर ले जाएंगे, इसको हम इधर ले आएंगे, और कैलकुलेट करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा, जो कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आंसर आएगा, इट कम्स आउट टू बी माइनस 0.2250 वोल्ट. इट कम्स आउट टू बी माइनस 0.2250 वोल्ट. तो सी कि भाई कैसे हमने किया? पहले हमने हाफ सेल रिएक्शंस लिखी, फिर हमने कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखा है उनको ऐड करके, उसके बाद हमने रिएक्शन कोशेंट वहां से फाइंड आउट किया है, एंड देन ये वाली इक्वेशन आपको याद करनी है. ये 2 नहीं याद करना है, यहाँ पे n याद करना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिए और दिए जा रहे हैं ड्यूरिंग द रेडॉक्स रिएक्शन. राइट नाउ सी द नेक्स्ट वन. एक और न्यूमेरिकल हमने यहां से लिया है, that write the Nernst equation and calculate the EMF of the cell. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? EMF of the cell which is on the left hand side. जो हमारे पास फॉर्मूला जो Nernst equation में हमारे पास दे रखा है, of the cell at 298 Kelvin standard है, and cell is given to you that is कॉपर एंड सिल्वर सेल. कॉपर और सिल्वर का सेल आपको दे रखा है, और एक और चीज दे रखी है दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं. देखना है रिडक्शन पोटेंशियल ही है दोनों के. जी बिल्कुल रिडक्शन पोटेंशियल ही है. ये देखिए चार्ज कम हो रहा है, इधर भी चार्ज कम हो रहा है. सिल्वर का भी रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है और कॉपर का भी रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है. सो फर्स्टली वी हैव टू राइट द हाफ सेल रिएक्शंस. कॉपर इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर 2 पॉजिटिव एनोड वाली साइड. ऑक्सीडेशन हाफ पे जो रिएक्शन आई दैट इज कॉपर 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. रिडक्शन हाफ पे क्या हुआ? सिल्वर था Ag पॉजिटिव. इट गेन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन बिकॉज द चार्ज ऑन इट इज ओनली 1. एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, चार्ज खत्म. अगर 2 पॉजिटिव होता तो 2 लेता, 3 पॉजिटिव होता तो 3 लेता. ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ चार्ज जो है आपके एलिमेंट पे प्रेजेंट है, उतने ही इलेक्ट्रॉन लिए या दिए जाते हैं. तो यहां पे क्या आ गया? यहां पे आ गया आपके पास सिल्वर. बट वी नो दैट
कि भाई जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसमें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने लेंगे उतने ही देंगे, तो बराबर करने पड़ेंगे। मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विद 2, ऐसा ऐसा करना पड़ेगा भाई हमें, क्योंकि हमें 2 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं। ऐड कर दो, कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखो, कॉपर प्लस 2 Ag पॉजिटिव। देखिए बच्चे ये सॉलिड स्टेट में है, दो इलेक्ट्रॉन आपके कट गए हैं, इट इज कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 Ag, है ना, ऐसा आपके पास आ जाएगा। यहीं से रिएक्शन कोशेंट निकाल लेते हैं। रिएक्शन कोशेंट इज व्हाट, उनकी कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट, इनकी कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट। और बार बार हम इस चीज को नहीं लिखेंगे कि ये भी सॉलिड है और ये भी मेटल जो है वो सॉलिड स्टेट में है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई 1, इनकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई 1, तो रिएक्शन कोशेंट सिंपली क्या आ गया आपके पास, दैट इज कॉपर 2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय सिल्वर 1 पॉजिटिव। और हमने बोला था कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपके पास लगा होगा वो किधर चला जाएगा, पावर में। ये ध्यान रखना है, सिल्वर वाले मैक्सिमम आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप उसमें गड़बड़ मत कर दीजिएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन लिखा और उसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया इक्वेशन को। ऐसा होता है, सिल्वर वाला ऐसा होता है, ठीक है। पावर में कितना आ जाता है, 2 आ जाता है, मतलब जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है उसको आप क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, राइट। नाउ अब हम लगा लेते हैं नर्स्ट इक्वेशन। ई सेल जो हमें फाइंड आउट करना है इक्वल टू ई नॉट सेल, जो कि क्या होता है, ई कैथोड, कैथोड क्या है यहाँ पे, कॉपर 2 पॉजिटिव माइनस ई नॉट Ag पॉजिटिव एंड Ag। ये जो हम लिख रहे थे ना ई नॉट सेल, ऐसे निकालते हैं ना, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अगर यहां भी आ जाए, ई सेल आ जाए निकालने के लिए, तो ये भी क्या होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड होगा। वो स्टैंडर्ड है और वो नॉर्मल है, वो स्टैंडर्ड कंडीशंस में, और वो नॉर्मल किसी भी टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन पे चल रहा है, तो दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना, ई कैथोड माइनस ई एनोड ही करेंगे आप दोनों में। इसके ऊपर भाई ये 2 बड़े बड़े गोले लगा दिए हैं, डॉट लगा दिए हैं ना, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई ये स्टैंडर्ड स्टेट में। माइनस 0.059, ये आपने तभी लिखना है अगर टेम्परेचर मेंशन हो कि 298 है, क्योंकि हमने 298 से मल्टीप्लाई करके ये वहां पे फाइंड आउट किया था, ठीक है। अगर टेम्परेचर 298 नहीं हो ना, तब नहीं आप ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, तब तो सिंपली आपको लिखना पड़ेगा दैट इज 2.303 इंटू, फिर आर की वैल्यू लिखनी पड़ेगी और जितना टेम्परेचर दिया गया होगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर फेराडेज कांस्टेंट और जितने भी नंबर ऑफ आपके पास इलेक्ट्रॉन्स लिए या दिए गए होंगे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें टेम्परेचर यही देता है आपको, 25 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 298 केल्विन मेंशन होता है ना। बहुत कम होगा कि आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें टेम्परेचर जो है वो कुछ अलग दे दिया गया है, क्योंकि फिर आपका कैलकुलेशन बहुत लंबा चला जाएगा, राइट। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज टू लॉग ऑफ, ऊपर आपके पास किसका कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है, देखिए रिएक्शन कोशेंट आपने निकाला, ऊपर किसका कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है, कॉपर का, और नीचे किसका आ रहा है, सिल्वर का। एंड ये दे रखा है आपको, कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन 0.130 और सिल्वर का कॉन्सेंट्रेशन 10 to power -4. So put the value, it is 0.130 or 103. Let me check, it is 130 divided by 1 into 10 to power 4 है, मैं सिंपल लिख रही हूँ, 10 to power -4 raised to power 2, raised to power 2। दोबारा लिखती हूं मैं इस चीज को, बट ई सेल इज इक्वल टू, ये साथ में वैल्यूज भी पुट कर लेते हैं, इट इज 0.34 माइनस सिल्वर का जो आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल है, इट इज -0.80 वोल्ट। I think I have written the wrong one. Rectify this thing.
copper is anode and this is cathode. Rectify this thing. It is silver and this is copper, right? यहाँ पे लगा देती हूँ तो माइनस, और ये माइनस लगा दिया, ये प्लस हो जाएगा ना आपका 80, यहाँ पे प्लस 80 और ये माइनस 0.34, राइट? रेक्टिफाई दिस थिंग प्लीज. माइनस 0.059 divided by 2 log of concentration of copper, it is 0.130 divided by silver का concentration 1 into 10 to power minus 4 raised to power 2. It is raised to power 2, and when you calculate it, it comes out to be 0.25 volt. आपके पास कॉपर और सिल्वर का जो सेल है, जिसमें कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन आपको 0.130 दे रखा था, सिल्वर का कॉन्सेंट्रेशन आपको 1 into 10 to power minus 4 दे रखा था. तो आपने ऐसे सेल के लिए जिसका कॉन्सेंट्रेशन इस तरह का था, आपने फाइंड आउट किया EMF, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल. तो आपके पास क्या आ गया है का वैल्यू, इट इज 0.25 वोल्ट. तो यहां से क्वेश्चन आपको पक्का है, बोर्ड्स में भी पक्का है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पक्का है. तो जरा ध्यान से करिए, फोकस करके करिए कि भाई क्या, किसको हमने कैथोड माना है, किसको आपने एनोड माना है, तभी ये न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस से सॉल्व कर पाएंगे. अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे भाई ये क्या ले रहा है, कभी कुछ ले रहा है, कभी 2 हो गया, कभी पावर में 2 हो गया, ये क्या हो रहा है. तो ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिए और उसके बाद इनके न्यूमेरिकल्स पे फोकस कीजिए, बिकॉज न्यूमेरिकल यहाँ से आपको पूछेगा ही पूछेगा. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. हमारे पास ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, +1 में भी आपने इसको पढ़ा हुआ है. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, विच इज also known as SHE, S for standard, H for hydrogen and E for electrode, that is SHE, or this is also known as NHE, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. अब ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे क्या किया गया है, बनाया गया है. और जैसा हम बोल रहे हैं, हमने पीछे न्यूमेरिकल्स किए, उसमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ रहा है, जैसे जिंक का आया कि भाई माइनस 0.76 वोल्ट आया भाई इसका, या फिर आपके पास कॉपर का है प्लस 0.34 वोल्ट है. वो कहाँ से आया, वो खुद थोड़ी निकला. एक सिंगल इलेक्ट्रोड लगा के आप कभी भी क्या नहीं कर सकते हैं, फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं ना. वो करंट है एक तरीके से कि भाई इतना आपको करंट मिल रहा है. एक सेल बनाया आपने जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होंगे, और हमारे पास अगर दोनों ही अननोन आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के होंगे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप. तो यहाँ पे क्या किया गया, जितना भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपके पास वैल्यूज आई हैं, आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितनी भी वैल्यूज आपके पास आई हैं, वो क्या किया गया है कि एक तरफ वो पर्टिकुलर मेटल का जो इलेक्ट्रोड है वो लगाया गया है और दूसरी तरफ इसको लगाया गया है. ये सबका काम कर रहा है, ये सबका काम कर रहा है. बेचारा इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, नोन है, एज्यूम किया गया है कि भाई जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वट एवर रिडक्शन पोटेंशियल है या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, वो किसके बराबर है, इट इज एज्यूम दैट इट इज इक्वल टू 0. नाउ लेट्स हैव सम पॉइंट्स ऑफ दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. ये एक गैस आयन इलेक्ट्रोड है. पहले हमारे पास क्या होता था कि भाई हमने एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया, उसमें मेटल का रॉड डिप किया है, बट यहाँ पे क्या है, हम गैस का यूज करेंगे एंड दैट इज हाइड्रोजन गैस. वो क्या होगी हमारे पास, हाइड्रोजन गैस होगी. और दूसरा जो पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड. रेफरेंस क्यों, रिलेटिव हम अपना क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं. एक तरफ अननोन आपके पास पोटेंशियल का आपने इलेक्ट्रोड लगाया है और एक तरफ नोन है,
नोन क्या है, 0 है, बेचारे के पास कुछ नहीं है। नोन क्या है, इसका जो नोन है वो भी क्या है, 0 के बराबर है। तो एक 0 और जितना भी आपके पास डिफ्लेक्शन जो आपने मीटर या वोल्ट मीटर लगाया होगा वो सारा का सारा दूसरे इलेक्ट्रोड का होगा जिसका आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, बिकॉज इसका कॉन्ट्रीब्यूशन तो क्या है, 0, राइट। तो ये सबका काम चलाता है, सबका चलाता है। जो इससे एक्टिव होंगे, जो इससे एक्टिव होंगे, अगर आप एक्टिविटी सीरीज की बात करें, ऐसे ऐसे मेटल्स होती हैं, बीच में यहाँ कहीं हाइड्रोजन आता है, उसके नीचे भी कुछ मेटल्स होती हैं। चलती कैसे है सीरीज, ऊपर एक्टिव, फिर कम उसकी एक्टिविटी, फिर और कम और कम और कम, और नीचे जाते जाते बहुत कम होती है। आप क्या देखते हैं इस सीरीज में कि सबसे ऊपर कोई हमारे पास पोटेशियम है, सोडियम है, ऐसे ऐसे मेटल्स हैं, और नीचे जाते जाते आपके पास कौन से मेटल्स हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, जो बहुत ज़्यादा इनर्ट है। इट मीन्स अगर हम सोचना चाहें तो कह रहा है कि मतलब मैं ऐसा सोच सकती हूँ कि हाइड्रोजन से ऊपर जितनी जितनी मेटल्स हैं फिर वो कैसी हैं, ज़्यादा रिएक्टिव, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव। और अगर हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव इट मीन्स कि उनका ऑक्सीडेशन होगा और हाइड्रोजन का क्या होगा, रिडक्शन होगा। और अगर हाइड्रोजन और उससे नीचे वाली मेटल्स का हम कॉम्बिनेशन ले लें तो हाइड्रोजन ऊपर है और वो मेटल्स नीचे हैं। हाइड्रोजन क्या है, ज़्यादा एक्टिव है एज कंपेयर टू देम, तो वहाँ पे हाइड्रोजन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो ये दोनों काम चलाता है, सबके दोनों काम चलाता है। एनोड की तरह भी काम करता है और कैथोड की तरह काम करता है। रिवर्सिबल बोल सकते हैं आप, ऐसा हो गया। किसी का मन कर रहा है, बोल रहा है तुम इधर लग जाओ तो इधर लग गया, किसी का मन कर रहा है अरे भाई तुम इधर चले जाओ तो उधर चला जाता है, कुछ नहीं बोलता क्योंकि पोटेंशियल कितना है बेचारे का, 0 है, क्या बोलेगा, है ना, कुछ नहीं बोलता है। तो ये मेन पॉइंट्स हैं आपके पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के, कि एक तो गैस आयन इलेक्ट्रोड है, दूसरा रेफरेंस की तरह हम यूज करते हैं, तीसरा हमारे पास कि कैथोड एनोड जिसका मन करता है उधर घुमा देता है बेचारे को, जाओ उधर जाओ इधर आओ, है ना। तो एनोड और कैथोड दोनों की तरह काम करता है, और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है आपके पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, वो क्या है, 0 है। दिस इज द कंस्ट्रक्शन, दिस इज द कंस्ट्रक्शन। एक वेसल लिया, उसमें 1 मोलर HCl ले लिया। अब जब आप देखेंगे ये पूरा का पूरा जो सेटअप है दैट इज ऑन स्टैंडर्ड कंडीशंस। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट लिया, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ले ली, इधर से हाइड्रोजन गैस हम क्या करते हैं, डालते हैं इसके अंदर, भेजते हैं इसके अंदर, तो उस गैस का प्रेशर क्या होता है, 1 एटमॉस्फेरिक होता है, और टेम्परेचर मेंटेन है 298 केल्विन। एक हमने जैकेट लिया है, किसका, ग्लास जैकेट है, उसमें थोड़ा सा यहाँ पे हमने स्पेस रखा है हाइड्रोजन गैस को आने के लिए। बीच में जो है आपके पास ये प्लेटिनम वायर है, प्लेटिनम वायर है, और हमने पिछले लेक्चर में भी ये चीज़ बोली थी कि कुछ इलेक्ट्रोड्स ऐसे होते हैं जो ना तो ऑक्सीडाइज होते हैं ना रिड्यूस होते हैं, बस उनका काम क्या होता है, करंट को फ्लो कराना। और उन इलेक्ट्रोड्स को आप क्या कहते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। और वहाँ पे मुझे लगता है कि शायद मैंने प्लेटिनम का एग्जाम्पल आपको दिया था। यहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन कोई ये शो नहीं करेगा। देखिए प्लेटिनम वायर है और यहाँ पे प्लेटिनम फॉइल है। इस प्लेटिनम फॉइल का क्या काम होता है, ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से आती है और ये प्लेटिनम के ऊपर क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है या एड्जॉर्ब हो जाती है, दोनों केस हो सकते हैं, एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन। और बाकी बची हुई गैस जो है उसके बुलबुले निकल जाते हैं, ऐसे बबल्स बन के यहाँ से इवॉल्व होती है। अब अगर आपका ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड काम करता है किसकी तरह, कैथोड की तरह या फिर एनोड की तरह, अगर ये एनोड की तरह काम करेगा तो ऑक्सीडेशन होगी। और रिएक्शन देखिए, अगर ये एनोड की तरह काम करेगा तो उस रिएक्शन को देखिए, ये हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी ऐसे और किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, H पॉजिटिव आयन में। ऐसा रिएक्शन आप लिखेंगे। ऑक्सीडेशन, अगर ये एनोड की तरह काम करेगा तो रिएक्शन बताएगा आपको ये वाली, और
अगर ये आपका कैथोड की तरह काम करेगा तो कैथोड पे होती है रिडक्शन, तो बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन इसका हो जाएगा और क्या इवॉल्व हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। तो ये दो रिएक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये एनोड की तरह काम करे तो रिएक्शन होगी भाई ये, अगर कैथोड की तरह काम करे तो रिएक्शन होगी ये। तो दोनों की दोनों जो है वो डिपेंड करती है कि साथ वाला कौन है, इससे ज्यादा आपके पास पावर वाला है, ऑक्सीडाइजिंग पावर वाला है या कम वाला है, तो उसी को देख के आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो बिहेव करता है कैथोड और एनोड की तरह, कहीं भी लग जाता है। ठीक है, तो जो मेन पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उनको आप देखेंगे और इन रिएक्शंस पे भी ध्यान से इनको करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछ लेता, कभी नहीं बहुत बार पूछता है कि भाई एक्सप्लेन करिए, उसका कंस्ट्रक्शन बताइए, उसकी रिएक्शंस लिखिए। एटलीस्ट 2 नंबर का आपको पूछता है और आपको उसमें ये सारा का सारा लिखना है। नाउ सी कि भाई अगर मुझे फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का, तो जहां तक मुझे पता है जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है, तो जिंक का होगा ऑक्सीडेशन ऐसे। एक बीकर में हम जिंक वाला इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे और एक तरफ हम वही जो अभी अभी हमने बनाया था ऐसा इधर हम 1 मोलर HCl ले रहे हैं, प्लेटिनम का वायर इसमें डिप किया है, ऐसा फॉइल हमने लगाया है यहाँ पे, इधर से हाइड्रोजन गैस आ रही है, इनको हमने कनेक्ट कर दिया है, इधर हम वोल्ट मीटर लगा देते हैं, ऐसा सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं। ये जिंक सल्फेट आपने ले रखा है इधर, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा, ऑन दिस साइड ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस, कन्वर्टेड इनटू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एंड ओवर हियर द रिएक्शन इज व्हाट, रिएक्शन आपके पास होगा इट इज H not H2 पॉजिटिव, इट इज 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू दिस गैस। इस तरह से इसका जो है वो सेटअप होगा। अब देखते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट EMF ऑफ द सेल, तो वो तो जीरो शो करेगा, उसका तो जीरो कंट्रीब्यूशन है, जितना भी डिफ्लेक्शन आएगा वो उसकी वजह से आएगा। तो E सेल इज इक्वल टू E कैथोड, जो क्या है आपके पास हाइड्रोजन है, इस तरह से माइनस नॉट लगाइए, E नॉट जिंक 2 पॉजिटिव ऑन जिंक, ये जीरो है, इसका निकालना है। जब ऐसा एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया गया तो आपके पास वैल्यू जो आई वो आई हमारे पास, यहाँ लिखती हूं मैं, दैट इज 0.76 एंड इट इज इक्वल टू 0 माइनस E नॉट ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव एंड जिंक, माइनस उधर चला गया, आपके पास इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल आ गया है जिंक का, इट कम्स आउट टू बी माइनस 0.76 वोल्ट। तो इसी तरह से हमारे पास सारे के सारे जो भी जितने भी मेटल्स थे उनको इसके साथ जोड़ते गए, कभी इसको उठा के इधर रख दें, कभी इसको उठा के उधर रख दें, है ना, ऐसा करते गए और उनकी क्या आती गई, वैल्यूज आती गई और एक सीरीज कंस्ट्रक्ट हो गई ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। आप किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हो, आपके पास लिथियम से लेके फ्लोरीन तक है या फ्लोरीन से लेके लिथियम तक है, आप कहीं से भी उसको स्टार्ट कर सकते हैं, बस फिर उसके लिखने का तरीका देखना है कि भाई रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। वन मोर थिंग इज हियर दैट हाउ टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। तो कॉपर जो था देखा गया हाइड्रोजन से नीचे है, इट मीन्स हाइड्रोजन कैसे वर्क करेगा एज एन एनोड, एनोड की तरह काम करेगा, फिर से वैसा ही कंस्ट्रक्शन, प्लेटिनम का वायर है, प्लेटिनम का फॉइल है, HCl यहाँ पे सॉल्यूशन है, इस तरह से कनेक्ट कर दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया, एक और बीकर यहाँ पे ले लिया है जिसमें
कॉपर का इलेक्ट्रोड है, कॉपर का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट इसमें डाला है, दोनों को कनेक्ट कर दिया है बाय सॉल्ट ब्रिज, इस तरह से ऐसे, राइट। आप थोड़ा सा सुंदर बनाइएगा, मुझसे सुंदर बनाइएगा, ये कुछ थोड़ा गड़बड़ हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, समझने पे फोकस करिए कि समझना है हमें। इधर क्या है, कॉपर है, और इधर क्या है भाई, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये वाला हो जाएगा 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड ओवर हियर दिस कॉपर 2 पॉजिटिव इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा हो गया। अब ईएमएफ की जब बात की गई तो ईएमएफ कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे सेल का, ई नॉट कैथोड कौन सा है, वो वाला है, माइनस ई नॉट एनोड हाइड्रोजन है, जो हमने बोला है कि भाई इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। तो जब इस चीज को कंस्ट्रक्ट किया गया और यहाँ पे जो वैल्यू आई, इट कम्स आउट टू बी 0.34, जो सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया वो आया आपके पास 0.34 वोल्ट, एंड इट इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड। और कैथोड कौन सा था आपके पास, कॉपर। तो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है कॉपर का, वो आप जानते हैं, इट इज प्लस 0.34 वोल्ट, राइट। तो आज के जो टॉपिक्स थे वो क्या थे, नर्स्ट इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट, द सेकेंड वन इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वेरी इंपॉर्टेंट। नर्स्ट इक्वेशन के और भी बहुत सारे जो एग्जांपल्स हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं, उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, वहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। और दिस थिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्वेश्चन आपको मतलब कंफर्म तो नहीं है, मतलब मैक्सिमम जो है वो पूछा जाता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।